लेसन डाल लीजिए बाबू, लेसन 3। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेसन 3 पढ़ेंगे, मानव जनन। लेसन 3, मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। से पहले हम लोग जान ले बाबू कि जनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहते किसको है? वह प्राकृतिक नियम जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? जनन कह देते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? हम आपको कह रहे हैं कि वह प्राकृतिक नियम जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसे नई संतान की उत्पत्ति करता है, उसे ही क्या कहते हैं बाबू? जनन कहते हैं। क्या आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? मानव जो होते हैं ना, मानव, ये मानव में केवल बाबू लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा जनन होता है बाबू? केवल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब यह होता है बाबू कि जिसमें नर और मादा अर्थात पुरुष तथा स्त्री अलग अलग इसमें होते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? लैंगिक जनन कह देते हैं। समझ में आ गया? मानव में जनन कैसा होता है बाबू? लैंगिक जनन होता है, अर्थात इसमें नर तथा मादा दोनों जननांग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब गौर से समझिएगा, मानव जो होता है बाबू ना, मानव यह जरायुज प्राणी होता है। जरायुज प्राणी होता है अर्थात विविपेरस होता है। विविपेरस होता है। मानव कैसा प्राणी होता है? जरायुज प्राणी होता है अर्थात निषेचन के पश्चात, क्या बाबू? निषेचन के पश्चात इनके जो अंडे होते हैं ना, वो माता के गर्भाशय में पलते हैं। कहाँ पलते हैं? अर्थात बढ़ते हैं, माता के गर्भाशय में बढ़ते हैं। इसीलिए मानव जो होता है वह जरायुज प्राणी अर्थात विविपेरस प्राणी होता है। आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है आप लोग को? मानव कैसा प्राणी होता है? विविपेरस प्राणी होता है। विविपेरस प्राणी का मतलब क्या होता है? निषेचन के पश्चात जो अंडा बनता है, वह अंडा माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है या बढ़ता है। अच्छा, अब गौर से समझ लीजिएगा, अंडे देने वाले प्राणी को, क्या बाबू? अंडे देने वाले प्राणी को ओविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओविपेरस कहते हैं। कौन से प्राणी कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। अर्थात अंडे देने वाले प्राणी कौन से होते हैं? ओविपेरस प्राणी होते हैं। मनुष्य जो है ना, लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। लैंगिक
द्विरूपता प्रदर्शित करता है, अर्थात सेक्सुअल डाइमार्फिज्म। सेक्सुअल डाइमार्फिज्म प्रदर्शित करता है। जैसे स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी नहीं उगता है, मूछ नहीं उगता है, लेकिन वहीं पुरुषों में क्या होता है, दाढ़ी और मूछ उगता है। क्लियर हो गया? अब आइए, स्त्रियों में पुरुषों के समान वक्ष पर बाल नहीं उगते हैं। पुरुषों के वक्ष पर क्या होते हैं, बाल उगते हैं, अर्थात चेस्ट पर बाल उगते हैं। क्यों? पुरुषों के चेस्ट पर बाल उगते हैं और स्त्रियों के चेस्ट पर बाल नहीं उगते हैं। अगले पॉइंट में, स्त्रियों की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मैमरी ग्लैंड होती हैं, वो विकसित होती हैं। क्या होती हैं? विकसित होती हैं। लेकिन पुरुषों के मैमरी ग्लैंड अर्थात स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगले पॉइंट में, स्त्रियों की आवाज़ जो होती है मधुर होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। समझ में गया? लास्ट पॉइंट, स्त्रियों के नितंब पर फैट के लेयर, एक्स्ट्रा लेयर पाए जाते हैं, जिनके नितंब फूले हुए होते हैं, और पुरुषों के नितंब पर फैट के लेयर नहीं पाए जाते हैं। यही लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। फिर एक बार गौर से समझिएगा, लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये हो गया कि पुरुषों में दाढ़ी मूछ उगता है, स्त्रियों में दाढ़ी मूछ नहीं उगता है। पुरुषों के वक्ष पर बाल उगते हैं, अर्थात सीने पर बाल उगते हैं, लेकिन स्त्रियों के वक्ष अर्थात सीने पर बाल नहीं उगते हैं। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं, पुरुषों की स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। स्त्रियों के नितंब पर फैट के एक्स्ट्रा लेयर पाए जाते, इसलिए फूली हुई होती हैं, जो कि पुरुषों के नितंब पर नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा बाबू, हम बोले हैं कि नर तथा मादा जनन अलग अलग होता है। जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होता है तो इसे हम एक लिंगी प्राणी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? एक लिंगी प्राणी हम कह सकते हैं, एक लिंगी प्राणी। इसको मिटा दे। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जनन अंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वे अंग, क्या बाबू? वे अंग जो जनन के लिए सहायक और आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? जनन के लिए सहायक और क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। उसी को हम जनन अंग कह देते हैं। समझ में आ गया? वे अंग जो जनन के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं और आवश्यक होते हैं, उसी को हम जनन अंग कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब गौर से समझिएगा, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कोशिकाओं को, क्या बाबू? लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? युग्मक, गैमेट्स। क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि जब लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो लैंगिक जनन में
नर और मादा दोनों क्या होते हैं बाबू? अलग अलग होते हैं। एक आपका क्या होता है बाबू? नर होता है, दूसरा आपका क्या होता है? मादा होता है। नर में नर जनन अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर जनन अंग पाया जाता है। और मादा में मादा जनन अंग पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब नर जनन अंग में नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है। मादा में मादा युग्मक बनता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिएगा, ये नर युग्मक बनता कैसे बाबू, या मादा युग्मक बनता कैसे बाबू? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्ध सूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है। गौर से समझ में आ गया? अब देखिएगा, ये भी आपका अगुणित होता है, ये भी आपका अगुणित होता है, अर्थात ये भी आपका हैप्लॉइड होता है और ये भी आपका हैप्लॉइड होता है। क्या आप लोग को यहाँ तक पता चला? अच्छा, अब गौर से समझिएगा, नर युग्मक को, क्या बाबू? नर युग्मक को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुक्राणु के नाम से जानते हैं। हाँ, शुक्राणु का टेस्टिज होता है। शुक्राणु के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? और मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडाणु के नाम से जानते हैं, अर्थात ओवा के नाम से जानते हैं। समझ में गया? अच्छा, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब शुक्राणु का निर्माण जिस अंग में होता है उसको हम वृषण कहते हैं। क्या कह देते हैं? उसको हम वृषण कहते हैं। और अंडाणु का निर्माण मादा के जिस अंग में होता है उसको अंडाशय कहते हैं। ओवरी, अंडाशय कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब समझिएगा, वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या कह देते हैं? शुक्र जनन कहते हैं, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गौर से समझिएगा, अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, अर्थात ओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस की अंग्रेजी क्या होती है? ओजेनेसिस कहते हैं। क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई परेशानी आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलिएगा। अब गौर से समझिएगा, यही आपका अंडाणु है और यही शुक्राणु है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। आप लोग इसके नीचे मिलाइएगा, इसके नीचे ले जाइएगा, ठीक? तो आप लोग इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ऐसे ही खींच लीजिएगा लाइन, ठीक? अब गौर से समझिएगा, ये आपका शुक्राणु है, हमने शुक्राणु को ले लिया।
किसको ले लिया बाबू? शुक्राणु को ले लिया। और किसको ले लिया बाबू? अंडाणु को ले लिया। कोई परेशानी आप लोगों को? अब देखिएगा, अर्थात वृषण से, किससे बाबू? वृषण से शुक्राणुओं के निकलने की क्रिया को हम वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वीर्य सेचन कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि वृषण से शुक्राणुओं की निकलने की क्रिया को क्या कह देते हैं बाबू? वीर्य सेचन कह देते हैं। अंग्रेजी में इंसेमिनेशन कह देते हैं। इंसेमिनेशन अर्थात वीर्य सेचन कहते हैं। समझ में आ गया? अब गौर से समझिएगा। अंडाशय से, क्या बाबू? अंडाशय से अंडाणुओं के निकलने की क्रिया को स्त्री जनन पथ कहते हैं। स्त्री जनन पथ कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब गौर से देखिएगा, वीर्य सेचन द्वारा शुक्राणु निकला, ठीक, और स्त्री जनन पथ में क्या निकल गया बाबू? अंडाणु निकल गया। अब इन दोनों का आपस में संलयन होगा। क्या होगा बाबू? संलयन होगा, जिसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनता है बाबू? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, अर्थात जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। समझ में आ गया? अब ये जाइगोट विकसित करता है तो क्या बना लेता है बाबू? भ्रूण बना लेता है। क्या बना लेता है? भ्रूण बना लेता है, अर्थात एम्ब्रियो बना लेता है। क्या बना लेता है? एम्ब्रियो। इसी को हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बाबू? ब्लास्टोसिस्ट भी कह देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट भी कह देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है और यह भ्रूण विकसित होकर किसका निर्माण कर लेता है? शिशु का निर्माण कर लेता है। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आया है? कोई परेशानी बोलिएगा। तो क्या आप लोग उतार लोगे? उतार लीजिए।